वेलकम डियर स्टूडेंट, एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज फिर से सोशल साइंस की बात करेंगे। आप सभी व्यवस्थित रूप से पढ़ रहे होंगे ऐसी मैं आशा करता हूँ, और आप सभी मस्त होंगे। ठीक है, तो सोशल साइंस की बात करेंगे अब फिर से। हमने पिछले वीडियो में लेसन कंप्लीट कर लिया था, 5वां लेसन, और हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि किस प्रकार 1857 क्रांति के परिणाम हुए। और उनसे पहले हमने काफ़ी वीडियो के अंदर 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ा था कि क्रांति क्यों हुई, उसकी क्या वजह थी, क्रांति किस प्रकार फैली, सैनिक विद्रोह से किस प्रकार जन विद्रोह हुआ, उसके बारे में हमने बात की थी। इसके अलावा हमने ये भी बात की थी कि उन क्रांतिकारी लोगों में जो भावनाएं थी वो अंग्रेज़ों के विरोध में क्या थी। और उसके बाद में हमने ये भी देखा था कि अंग्रेज़ों ने किस प्रकार इस क्रांति को दबाया, क्रांति को रोका, कितना उसको समय लगा। और समय लगने के बाद में हमने ये भी समझा था कि किस प्रकार कंपनी के इन नियमों में बदलाव आया, और बदलाव की वजह से भारत के अंदर जो शासन व्यवस्था है वो एक नई शुरुआत के तहत आगे बढ़ने लगी। और हमने ये भी देखा कि फिर भारत की जो शासन व्यवस्था है वो ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत चली गई और कुछ नए बदलाव किए गए, उनकी हमने बात कर ली थी। तो आज हमारे इस वीडियो का जो मेन उद्देश्य होगा कि हम नए लेसन की शुरुआत भी करेंगे और साथ साथ में प्रत्येक चीज़ को समझते जाएंगे। तो नया जो लेसन है आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, समझेंगे। जब भी मैं आपको लिखाऊं बोर्ड पर तो आप पहले लिखेंगे उसको, और जब समझाऊं तो समझेंगे। और लिखते समझते हुए आपको आगे बढ़ना है और प्रत्येक चीज़ को पढ़ना है। दरअसल हम क्या पढ़ रहे हैं, हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और हिस्ट्री के अंतर्गत आधुनिक भारत पढ़ रहे हैं। आधुनिक भारत का मतलब ये हुआ कि जब अंग्रेज़ों का शासन था, जिसको औपनिवेशिक काल कहते हैं, उसके तहत भारत के अंदर किस प्रकार की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक स्थितियाँ बनी रही, उनकी बात कर रहे हैं। क्योंकि अंग्रेज़ों की वजह से भारतीय संस्कृति और सामाजिक में काफ़ी बदलाव हुआ। उन बदलाव को देखते हुए हमने आज नई एक संस्कृति देखी है। उन देखी वाली चीज़ों के अंदर हमने भारतीय कल्चर को देखा है। खैर, तो पाठ का नाम है कि बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। हम अंग्रेज़ों के काल के समय के उस समय जो बुनकर थे उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पाठ संख्या 6 आज हमारा होगा नया, बुनकर। अभी समझेंगे बुनकर क्या है, किस प्रकार इनकी आर्थिक कंडीशन थी। लोहा बनाने वाले, लोहा बनाने वाले, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक, और फैक्ट्री मालिक। हमको ये समझना है इस लेसन के अंतर्गत कि जो बुनकर है उनकी क्या आर्थिक कंडीशन थी, किस प्रकार उनको कर लेना पड़ता था, और लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री वालों की क्या कंडीशन थी वो हमको समझनी है। तो जो फैक्ट्री है, मैं इसको फैक्ट्री इस प्रकार से लिख दूँ, री की मात्रा नहीं लगाए। तो बुनकर और लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक क्या थे, किस प्रकार उनका जीवन था, किस प्रकार अंग्रेज़ों से जुड़े हुए थे। खैर, हमको समझना है ये तीनों चीज़ें अगर मैं जोड़ूँ तो एक रूप से व्यापार से जुड़ी हुई है। बुनकर मानूँ तो वो भी व्यापार से जुड़ा हुआ है। अगर मैं लोहा बनाने वालों को बोलूँ तो वो भी क्या है, व्यापारिक चीज़ों से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चीज़ें हैं वो बुनकर, फिर लोहा बनाने वाले और उसके बाद फैक्ट्री, तो 3 कड़ियाँ दिखाई दे रही है। एक तो कच्चे माल के रूप में, उसके बाद में आगे और कच्चे माल के रूप में होते हुए फैक्ट्री, और फिर व्यापार को बढ़ावा देने वाले प्रमुख कारक हमारे सामने नज़र आते हैं। भारत के अंदर जो अंग्रेज़ों द्वारा व्यापार होता था वो अलग अलग बंदरगाहों से होता था। अगर हम देखें तो उस समय जो सूरत और बंदरगाह हैं वहाँ से भी अनेक व्यापारिक केंद्र थे और वहाँ से व्यापार चलता था, आयात निर्यात चलता था। इसके अलावा जो मुंबई है और गोवा जो है वहाँ है, पश्चिम बंगाल के अंदर भी जो है विशाखापट्टनम, चेन्नई, मद्रास, ये जो दक्षिण भारत के प्रमुख बंदरगाह हैं, पत्तन है,
वहाँ से व्यापारिक जहाज आते थे, जाते थे और निर्यात वस्तु लाई जाती ले जाई जाती थी। इस लेसन के अंतर्गत हम ये समझेंगे कि हमने जो कपड़ा बनाया भारत के अंदर, जो लोहा इस्पात भारत के अंदर था, उनके बारे में अध्ययन करेंगे और इसके साथ में भारत की कपड़ा के अंदर क्या स्थिति थी और कारीगरी जो थी उसका किस प्रकार विश्व में नाम था, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसका मतलब ये वहाँ की जो औद्योगिक क्रांति है, औद्योगिक क्रांति एक शब्द आया है, इसको भी हम समझेंगे विस्तार से, लेकिन अभी इस शब्द का जो मतलब है वो आपको समझना चाहिए। औद्योगिक क्रांति, अगर मैं औद्योगिक जो शब्द लिखा है इसको अगर मैं अलग अलग दो शब्दों में तोड़ूँ या इसका हम इसको में से पढ़ते निकालें तो ये जो शब्द है वो उद्योग प्लस इक से बना हुआ है। इक यहाँ पर क्या है, पढ़ते है, क्या है, पढ़ते। अब देखो उद्योग प्लस इक बराबर औद्योगिक बनता है, तो उद्योग क्या होता है? अगर आपने उद्योग का नाम सुना है, वह व्यवसाय या कोई भी कार्य जिसमें उद्यम हो, मतलब मेहनत लगती हो और उसमें कुछ चीज़ बनती हो। तो जो फैक्ट्री हैं, कारखाने हैं, उसमें भी किसी वस्तु का निर्माण होता है, उसी प्रकार उद्योग में भी किसी वस्तु का निर्माण होता है। और उद्योग से ही आपका क्या बना है, एक लगकर औद्योगिक बना है। और हम औद्योगिक क्रांति की बात कर रहे हैं कि 19वीं शताब्दी के उस दौर के अंदर औद्योगिक क्रांति हुई। औद्योगिक क्रांति का मतलब ये हुआ कि उद्योगों का निर्माण हुआ, उद्योगों में विशेषकर अनेक प्रकार की वस्तुओं का निर्माण होने लग गया, क्योंकि उस समय जो उद्योग हैं वो हर प्रकार से आगे बढ़ रहे थे, उनको बढ़ावा मिल रहा था। और बढ़ावा मिलने के जो पीछे बहुत सारे वजह है, उसमें से एक वजह यह भी है कि उस समय किसान लोग उस समय विशेषकर कच्चे माल का प्रयोग करते थे, कच्चे माल का उत्पादन करते थे। कोई भी उद्योग के अंदर जो वस्तु बनाई जाती है उसके लिए कच्चे माल की ज़रूरत होती है। दरअसल उद्योग के अंदर जिस वस्तु को बनाया जा रहा है उसके लिए कच्चे माल की जो वस्तु है वो कहाँ से आएगी? किसानों से आएगी और भी जो अन्य कारीगर हैं, मजदूर हैं, उनसे आएगी। जैसे अगर मैं सूती वस्त्र फैक्ट्री या उद्योग की बात करूँ तो आपको पता होना चाहिए कि सूती वस्त्र उद्योग के अंदर अगर सूती कपड़ा बनाना है तो उसके लिए धागे की ज़रूरत पड़ेगी, और धागा बनाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? कपास की। अर्थात कपास कहाँ होगा? खेत में, और खेत उगाने वाले किसान हैं। अर्थात जो सूती वस्त्र कपड़ा बन रहा है उसमें अगर हम देखें तो किसानों का कितना कच्चा माल का प्रयोग होता है, किसान उस कच्चे माल का कितना उत्पादन करते हैं, उसके हिसाब से सूती वस्त्र कपड़े बनेंगे। बात समझ में आ रही होगी। मेरा ये कहना है कि कोई भी उद्योग होता है, अगर उसको बढ़ावा देना है, उसको आगे बढ़ाना है, तो उसके अंदर जो प्रयुक्त होने वाला कच्चा माल है वो समय पर व्यवस्थित और सस्ता मिलना चाहिए। बात समझ में आ रही है आपको? जैसे मान लो किसी जगह फैक्ट्री खोलनी है आपको, तो फैक्ट्री आप कब खोलेंगे? वहाँ पर आपको आसपास के अंदर फैक्ट्री में प्रयोग होने वाली चीज़ें मिलेगी, आपको कच्चा माल मिलेगा, तभी आप वहाँ फैक्ट्री खोल पाएंगे। जैसे मान लो आपको किसी जगह पर ग्रेनाइट की फैक्ट्री खोलनी है। ग्रेनाइट जालौर में निकलता है। ग्रेनाइट सिटी या शहर किसको कहते हैं? जालौर को कहते हैं, आप सभी जानते हैं। जैसे अगर आपको कहीं ग्रेनाइट की फैक्ट्री खोलनी है, टाइलों वाली निकलनी फैक्ट्री, तो आप किस जगह पर खोलेंगे? आप क्या वहाँ पर खोलेंगे जहाँ पर टाइलें नहीं निकलती है, ग्रेनाइट नहीं पाया जाता है? आप तो वहीं फैक्ट्री खोलेंगे जहाँ ग्रेनाइट पाया जाता है। ठीक है। जैसे आपको मान लो सूती वस्त्र उद्योग खोलना है, तो आप मरुस्थल में थोड़ा ना खोलेंगे एक सूती वस्त्र उद्योग खोल दिया, क्योंकि वहाँ तो अगर आपको कच्चे माल के रूप में धागा और कपास चाहिए तो आप कहाँ से लाएंगे? आपको बड़े दूर से लाना पड़ेगा, तो आप वहाँ पर नहीं खोलेंगे। अगर हम भूगोल की बात करेंगे तो तब हम समझेंगे कि किसी जगह पर उद्योग खोलने की क्या क्या जलवायु होती है, क्या कौन से कारक होते हैं, उनकी हम बात विस्तार से करेंगे। लेकिन हाल फिलहाल हम ये पढ़ रहे हैं कि 19वीं शताब्दी में जो औद्योगिक क्रांति हुई तो सूती वस्त्र और बुनकर को बढ़ावा मिला, और अंग्रेजों ने उनको बढ़ावा दिया कि आप अधिक से अधिक क्या करो, सूती वस्त्र और रेशमी कपड़ों का उत्पादन करो। इसको मलमल वस्त्र भी कहते थे। हम आगे बात करेंगे इसकी भी, जिसको सिल्ट कहते थे। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो भारतीय कपड़ा था उसका विश्व में क्या कंडीशन थी, विश्व में क्या स्थिति थी, उसकी बात करेंगे। दरअसल सूती जो वस्त्र है वो 19वीं शताब्दी से पहले तो हाथों से बनाया जाता था, लेकिन फिर 19वीं शताब्दी बाद मशीनों में बनाया जाने लग गया। और 1850 के बाद ब्रिटेन का जो लोहा और इस्पात उद्योग भी है
वो धीरे धीरे आगे बढ़ते गया और पनपते हुए ब्रिटेन को दुनिया का उस समय कारखाना कहने लग गया। दुनिया का कारखाना कहने का मतलब ये हुआ कि उस समय जो लोहा इस्पात उद्योग है उससे और भी अन्य उद्योग है वो पनपते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर आपको कोई दूसरा उद्योग खोलना है तो उसमें क्या चाहिए, मशीनें चाहिए, लोहा की प्रयुक्त होगी और मशीनें लोहे से बनती हैं। और जो फैक्ट्री लोहा बना रही है इसका मतलब वो लोहा बनाएगी तो मशीनें बनेगी और मशीनों बनाने की वजह से आपकी फैक्ट्री भी खुल सकती है। इसके लिए हम ये बात समझ सकते हैं कि अगर कोई भी हमको उद्योग खोलना है तो उसको जो आधारभूत जो उद्योग है, जो मूल रूप से जिसकी ज़रूरत पड़ती है वो इस्पात उद्योग है या लोहा उद्योग है, क्योंकि इस्पात उद्योग के द्वारा जो हमको लोहा या इस्पात मिलेगा उसका प्रयोग करके हम अन्य फैक्ट्री के अंतर्गत जो मशीनें यूज होती है उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये बात आपको समझनी है। तो आगे बात करते हैं हम कि किस प्रकार ब्रिटेन को हमने दुनिया का कारखाना कहा, क्योंकि 1850 के बाद ब्रिटेन के अंदर क्या होने लग गया था, इस्पात और लोहे उद्योग पनपने लगे थे। जो ब्रिटेन का जो औद्योगिकरण है, जो हमने अभी देखा है कि उस समय वो लोहा और इस्पात उद्योग विशेष रूप से वहाँ पर बनाने लगे थे। तो ब्रिटेन के औद्योगिकरण और भारत पर ब्रिटिश विजय और औपनिवेशीकरण में गहरा संबंध था, क्योंकि दरअसल जो ब्रिटेन में औद्योगिकरण हुआ मतलब उद्योग से अधिक उद्योग बने, उसकी जो वजह रही है वो रही थी भारत, क्योंकि भारत का ही वहाँ पर कच्चा माल का प्रयोग करके ब्रिटेन क्या कर रहा था, अधिक उत्पादन कर रहा था। बात समझ में आ रही होगी कि मैं ये कह रहा हूँ आपसे। दरअसल ये जो मेरी बातें हैं इसको आप भाषण के रूप से मत समझो, आप समझो कि ये बातें जो हैं एक एक रूप से आराम से सुनते हुए समझना है कि मैं क्या कह रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि जो ब्रिटेन में इतने सारे उद्योग खुल रहे थे उसकी जो वजह थी वो वजह क्या थी, हम समझ रहे हैं कि वजह भारत थी, क्योंकि भारत में क्या होता था, कच्चे माल का उत्पादन होता था और ब्रिटेन उसको यहाँ से सस्ती कीमत पर खरीद करके अपने देश में जाकर उनका विनिर्माण करता, उनसे वस्तुएं बनाता और वस्तुएं बनाकर वापस भारत या अन्य यूरोपीय देशों में बेचने का काम करता था। इसी हिसाब से हम समझ सकते हैं कि ब्रिटेन को आगे बढ़ने के पीछे जो भारत का सहयोग हम देख सकते हैं, तो ये हमको दिखाई देता है। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे और हमने ये भी देखा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किन जगहों पर, किन भूभागों पर कब्जा कर लिया या आधिपत्य कर लिया और अपने व्यापार का ढांचा बदलने के लिए उन्होंने पूर्ण रूप से सहयोग किया, मतलब अपना योगदान दिया और आखिर वो अपनी व्यापारिक कंडीशनों को सुधार सके। 18वीं सदी के आखिर तक दरअसल जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत से चीज़ें खरीदती थी और उन्हें इंग्लैंड व यूरोप में लेकर जाकर बेच देती थी। एक बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि 1800 हमने बात की कि 18वीं सदी के अंत तक विशेषकर आपको ध्यान रखना है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो क्या करने लगी थी, भारत से वस्तु खरीदती और यूरोप या इंग्लैंड देशों में बेचने का काम करती थी। लेकिन इसमें सुधार हुआ और सुधार हम देखेंगे तो धीरे धीरे यहाँ से हम अगर देखें तो विशेषकर जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने यहाँ से जो चीज़ें खरीदी हैं वो कम रुपयों में खरीदी है, ये ध्यान रखना है। और फिर उसके बाद में ये भी ध्यान रखना है कि विशेषकर उन वस्तुओं को उन्होंने ज़्यादा रुपयों में बेचा इंग्लैंड और यूरोपीय देशों में, इससे इस कंपनी को ज़्यादा मुनाफा हुआ, फ़ायदा हुआ, ये बात आप ध्यान रखनी है। तो वहाँ के जो उद्योगपति हैं वो भारत को अपने औद्योगिक उत्पादों के विशाल बाजार के रूप में देखते हैं। इंग्लैंड के जो उद्योगपति हैं वो ये मानते हैं कि भारत जो देश है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा बाज़ार है, वहाँ से अनेक वस्तु सस्ती रूप में खरीद सकते हैं और यहाँ ज़्यादा रूप में बेच सकते हैं। दरअसल भारत से वो कच्ची वस्तु खरीदना और अपने देश में वस्तुओं का प्रयोग करके उत्पादन तैयार करना, वस्तु या चीज़ें तैयार करना, उसके बाद उन्हीं वस्तुओं को भारत में बेच देना एक हमको ये दिखाई देता है। ठीक है, इससे भारतीय शिल्पों और उद्योगों पर किस प्रकार से असर पड़े ये भी ध्यान रखेंगे, हम आगे पढ़ेंगे। तो मेरी जो ये बात सिंपल सी है परिचय के रूप में जो मैंने बताई ये आपको ध्यान में रखनी है।
अब हम पढ़ेंगे भारतीय कपड़े और विश्व बाज़ार। तो यहाँ तक कुछ लिखना नहीं था, आगे हम लिखेंगे और समझेंगे और पढ़ेंगे। पाठ का नाम सबने डाल दिया होगा। अगली जो हेडिंग है भारतीय कपड़े और विश्व बाज़ार। ठीक है, इसको देखते हैं हम। टॉपिक लिख ले अपने कॉपी में। बंगाल पर अंग्रेज़ों की विजय से पहले 1750 के आसपास भारत पूरी दुनिया में कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र में और से कई जगह पर आगे था। मतलब ये वहाँ की 1750 से आसपास में लगभग भारत का जो कपड़ा है वो विश्व के कई देशों से आगे था। एक बात ये ध्यान में रखनी है, कब 1750 के आसपास। दरअसल जो भारतीय कपड़ा था वो कारीगरी के रूप में और बारीकी के रूप में मशहूर था पूरे विश्व के अंदर, ये ध्यान रखना है। तो बंगाल पर अंग्रेज़ों की विजय से पहले ये ध्यान रखना है। अगर हम बंगाल पर अंग्रेज़ों की विजय देखें तो कब हुई थी? प्लासी के युद्ध के तहत हुई थी 1757 के अंदर जो प्लासी का युद्ध हुआ था। उससे पहले भारत का जो कपड़ा है वो पूरे विश्व के अंदर काफ़ी मशहूर था और भारतीय कपड़े लंबे समय से अपनी गुणवत्ता और बारीक की वजह से जाना जाता था, ये ध्यान रखना है। दक्षिण पूर्वी जो एशिया है वहाँ, जिसके अंदर जावा, सुमात्रा और पेनांग देशों की बात करें, और इसके अलावा जो पश्चिम और मध्य एशिया है, इन कपड़ों पर भारी व्यापार था, ये भी ध्यान रखना है। 16वीं शताब्दी से यूरोप की व्यापारिक कंपनियां यूरोप में बेचने के लिए भारतीय कपड़े खरीदने लगी। कब? 16वीं शताब्दी के लमसम जो यूरोपीय कंपनियां थी वो यूरोप में कपड़ा बेचने के लिए भारत से क्या करने लगी थी? कपड़ा खरीदने लगे थे, ये ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा ये भी रखना है कि इन फलते फूलते व्यापार और भारतीय बुनकरों ने हुनर की यादें दिलाई। अंग्रेज़ और अन्य भाषा के बहुत सारे शब्द भी आज जिंदा हैं, इनको हम आगे से पढ़ेंगे। तो अपन को ये ध्यान रखना है और इस बात में आपको ये अच्छी तरह से समझना भी है कि किस प्रकार, क्यों आखिर भारतीय कपड़ा विश्व बाज़ार में छाया हुआ था, फैला हुआ था, उसकी वजह क्या थी? वजह है भारतीय कपड़े की गुणवत्ता। तो मैं ये बात लिख देता हूँ कि 1750 के आसपास भारत का कपड़ा विश्व बाजार में फैला हुआ था। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। भारतीय कपड़े की गुणवत्ता व बारीकी व बारीक कारीगरी कारीगरी बारीक कारीगरी
विश्व में प्रसिद्ध थी। तो दो बातें जो मैंने लिखी हैं स्पष्ट रूप से समझा भी दी है और समझ में आ गई होगी। इस वजह से भारतीय कपड़ा प्रसिद्ध था विश्व के अंदर। तो एक बात आप ये भी लिख सकते हो, दक्षिण पूर्वी जो एशिया है तथा पश्चिम मध्य एशिया में इन कपड़ों का भारी व्यापार था। तो इन कपड़ों का व्यापार दक्षिण पूर्वी एशिया व मध्य एशिया में ठीक है। ये बात लिखनी है और समझनी है कि जो भारतीय कपड़ा है उनका जो भारी रूप से जो व्यापार है वो इन जगहों पर होता था। अगर हम बात करें तो दक्षिण पूर्वी एशिया व मध्य एशिया में था। इसके अलावा गुणवत्ता और बारीक कारीगरी की वजह से भारतीय कपड़ा पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। और 1750 के आसपास जब बंगाल पर अंग्रेज़ों की विजय हुई उसके बाद 1750 के बाद उस समय भारतीय कपड़ा यूरोपीय बाज़ारों में भी और विश्व के अन्य देशों के अंदर भी अपनी जो ताक है वो जमाया हुआ था, ये ध्यान रखना है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो लिखना है इसको और याद भी करना है, बाकी मस्त रहना है आराम से, ठीक है।